तो वेलकम गाइस, फिर से आपका स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं सेकंड वीडियो ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th जो है अभी रह गया था। हमने कहाँ तक बात करी थी? हमने बात करी थी अपनी कम्बिनेशन का लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कम्बिनेशन, जहाँ पर कि मैटर जो है बन नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? केवल क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसके बाद में अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ये देखिए, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये है। अभी ये देखिए आप, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है लॉ है, ठीक है। इसको जो है क्या करना है, आपको अच्छे से जो है याद करना है। आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और क्रिएट नहीं होता है। ये किसका लॉ है? ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास जो है कंजर्व रहता है। यानी आपने एक मान के चलिए, 1 मिनट में थोड़ा खोल लूँ, कहाँ चला गया वो, ये रहा। एक मिनट। जैसे कि मान लीजिए ये आ गया, बड़ा कैसे होगा? चलिए हटाइए, नहीं बड़ा मत हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये मान लीजिए एक आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? आप एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो। इसमें मान लीजिए कुछ मास है, ठीक है। अब आपने ये एक केमिकल रिएक्शन करवाई किससे? मान लीजिए एक X है कंपाउंड है, ये एक Y है, ठीक है। आपने इन दोनों को करवाई, रिएक्शन करवाई, इन दोनों को आपने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे में मिला दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए कुछ आपका यहाँ पे सब्सटेंस बचा है और कुछ हवा में उड़ गया, मतलब कि फ्यूम्स निकले कुछ, जैसे भाप जैसा कुछ निकला और उड़ गया, और ये आपको नीचे मिल गया। मान लीजिए ये था आपका 20 ग्राम था, ये मान लीजिए आपका 15 ग्राम था। अब दोनों यहाँ पर कितना होना चाहिए टोटल? तो ये दोनों जितने हैं टोटल, जिनका जो मास है वो यहाँ पर भी टोटल मास जो है कंजर्व रहेगा। मास कभी बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 और 10 30 और 5 35। तो यहाँ पे हमको कितना मिलना चाहिए? 35 ग्राम। यानी अभी आपको यहाँ पर के एक चीज़ दे करके आपको ये पूछ सकता है, मान लीजिए हमको जो प्लेट है ये, इसमें मान लो हमको 25 ग्राम जो है मास मिला है। यहाँ पर कितना मिला है? 25 ग्राम जो है हमको मिला है। तो बाकी कितना फ्यूम्स जो है, कितने ग्राम का फ्यूम्स जो है उड़ करके चला गया है, तो ये आपको आना चाहिए। ये आपको टोटल मास यहाँ से कितना है? 35 है। 35 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा? 10 ग्राम का जो है फ्यूम्स जो है वो हवा में उड़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ ऐसे सवाल बनते हैं, कहाँ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन क्या आता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी आपको जो है एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेवोजियर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट, जो लेवोजियर थे उन्होंने कुछ साइंटिस्टों के साथ में, किसने? लेवोजियर ने, अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे कंपाउंड है। अगर आप कंपाउंड की डिफिनीशन नहीं आती है तो आप जाकर के उसको जाके याद कीजिए कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। कंपाउंड जो है एलिमेंट के मिक्सचर होते हैं, ठीक है, मतलब कि मिलाते हैं एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में। तो उन्होंने क्या बताया? मैनी कंपाउंड कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। बहुत सारे कंपाउंड जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप H2O ले लीजिए, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? एक हाइड्रोजन हो गया और एक कहाँ हो गया? एक आपका ऑक्सीजन हो गया। तो कितने हो गए? 2 हो गए। अब आप मान लीजिए जैसे NH3 ले लीजिए, अमोनिया,
NH3। इसमें कितने कंपाउंड, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक ये है एक ये है, कितने हो गए, +2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप मान लीजिए एक और ले लीजिए, कौन सा ले लीजिए आप, H2SO4 ले लीजिए, H2SO4। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं अलग अलग, एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, तो कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, 3 एलिमेंट हैं। तो इसी तरह से जो है उन्होंने क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कितने में एक से दो या दो से ज़्यादा अधिक एलिमेंट से बने हुए हैं। किसने पता लगाया, लेबोजियर ने। ठीक है, इसको मैं नीला कर लेता हूँ। ठीक, तो लेबोजियर ने ये पता लगाया, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, ईच सच कंपाउंड हैड सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और सभी कंपाउंड में क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं और सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बात कही कि आप एक पानी लीजिए, वाटर लीजिए, और एक कोई दूसरे को बोलिए वो भी एक वाटर लेकर के आएगा, तो जो H2O, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। सभी जगह वैलिड है कि नहीं है, सभी जगह वैलिड है कि नहीं है। आपके घर में H2O मिलता है, उसका फार्मूला कुछ अलग है क्या, उसमें 2 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं क्या, नहीं होते ना। तो अपने दोस्त को बोलिए उसके यहाँ ऐसा कुछ है क्या, उसके यहाँ 4-5 हाइड्रोजन हो जाते हैं क्या, ऑक्सीजन डबल हो या कम हो जाते होंगे, ऐसा नहीं है ना। हर जगह आप वाटर लेंगे तो उसका फार्मूला आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। तो ये किसने पता लगा, ये किसने नोटिस करा, ये क्या, लेबोजियर ने। उन्होंने क्या देखा कि जो एलिमेंट हैं, वो जो कंपाउंड हैं, वो 2 या 2 से अधिक ज़्यादा से एलिमेंट से बने हुए हैं। सभी में कंपाउंड में, जो सभी कंपाउंड हैं उनमें उनमें जो मतलब जो प्रोपोर्शन है सभी एलिमेंटों का वो सेम है हर जगह पर। ठीक है, क्या है, सेम है, जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। इररेस्पेक्टिव यानी कि वेयर कंपाउंड केम फ्रॉम द हु प्रिपेयर्ड इट, यानी कि वो कंपाउंड कहाँ बना है उससे कोई लेना देना नहीं है, किस तरह से बनाया गया है कोई लेना देना नहीं है, कहाँ से लेके आया है कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका से लेके आइए, इंडिया से लेके आइए, पाकिस्तान से लेके आइए, वाटर है, वाटर का सेम फार्मूला रहेगा। या फिर आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है, अमोनिया लेना है, अमोनिया ले लीजिए, कहीं से भी बना लीजिए, लैब में बना लीजिए, तब भी सेम फार्मूला आएगा। तो ये जो है प्रॉपर्टी है किसकी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इसी को क्या बोला गया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि जो उनका जो प्रोपोर्शन है एलिमेंटों का, उसमें किसी कंपाउंड में वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। वो क्या कांस्टेंट रहेगा, जैसे H2O है तो H2O में H के कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, वो एलिमेंट रहेंगे, 2 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया, जैसे कि कंपाउंड सच एज वाटर, यानी कि अगर हम वाटर को लें तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो अभी ले लीजिए किसका, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मास का। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन होते कितने हैं, उसमें 2 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वहाँ पर कितना टोटल मास हो जाएगा हाइड्रोजन का, 2 हो जाएगा। मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है, वो होता है 16 होता है। अभी यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं तो H2/HO यानी कि 2/16, तो 2 एकम 2, 2/16, तो 1/8 यानी 1:8। 1:8 ये क्या आ गया, ये किसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ गया, ये वाटर का आ गया। किसका, वाटर का। ठीक, किसका आ गया, वाटर का। 99 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, यानी कि 9 ग्राम अगर हम वाटर लेंगे तो उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, और 8 ग्राम हमको जो है ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, 9 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। और ये कब मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जरूर कुछ ऑलवेज कंडीशन में लागे, हमेशा मिलेगा। ये कब मिलेगा, हमेशा मिलेगा। तो ये चीज़ आपको जो है अच्छे से याद रखिए इस चीज़ को। अब चलिए आगे हैं। सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट रेशियो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, N/H। H का 1 होता है तो 3H का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आपको क्या करना है, N/H3। यहाँ पे नाइट्रोजन का मास रखना है 14 और हाइड्रोजन का मास है 3।
एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 हाइड्रोजन का 3। तो यहाँ पर जो है कितना आ गया, NiH3, यानी कि नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ गया, 14:3। तो कितना आया, 14:3 आ गया। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई साहब नहीं आया, ठीक है। तो अगली बार कोशिश करेंगे हम कि ये अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाए। वॉट एवर द मेथड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इज ऑब्टेन, चाहे ये अमोनिया आप चाहे लैब में बनाइए, चाहे कहीं मार्केट से ख़रीद के लाइए, चाहे लाला की दुकान से ख़रीद के लाइए, हमेशा नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन और रेशियो कितना मिलेगा, 14/3। क्या मिलेगा, 14/3। किसका रेशियो, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, इसीलिए एक हाइड्रोजन का मास। देखिए अभी पिछले जो चैप्टर रह गए हैं उनमें ये सब चीज़ें जो है अच्छे से आपको याद करनी पड़ेंगी। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हीलियम का कितना होता है, लिथियम का कितना होता है, बेरिलियम का कितना होता है, कब याद करोगे बेटा, यही तो शुरुआत है 9th क्लास को, इसीलिए बेसिक बोला जाता है। जितना अच्छे से आप 9th क्लास पढ़ोगे उतना अच्छे से आप जो है आगे की क्लास में जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। This led to the law of constant proportion which also known as the law of definite proportion। ये law of constant proportion को और किस नाम से जाना जाता है, law of constant proportion को law of definite proportion के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये मान लो आ जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में डिफाइन द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, तो आपको क्या लिख के आना है, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाई प्राउस्ट। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। एज इन आ केमिकल सब्सटेंस, ये आपको डिफिनीशन जो है ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू मार्कर से, इन आ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट जो हैं ऑलवेज हमेशा जो है प्रेजेंट होते हैं, किस में, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में, बाई मास। क्या, बाई मास, बाई मास। ये आपको जो है याद करना है। क्या याद करना है ना, केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाई मास। ये आपको 9th क्लास में जो है छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, 11th में भी जाओगे तो यही मिलेगा आपको। फिर वहाँ बोलोगे हमको समझ में नहीं आता, यहाँ अच्छे से पढ़ के जाइए ना, क्यों समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉ। अभी नई प्रॉब्लम क्या आई, ये साइंटिस्टों को इसका एक्सप्लेनेशन देने में यानी समझाने में, लोगों को समझाने। कोई नई चीज़ आती है ना तो उसका बहिष्कार पहले होता है, अपनाते तो बाद में है, ठीक है। अभी आप नई नई चीज़ें लेकर के जाओ गाँव के लोगों के पास या किसी भी लोगों के पास, वो क्या बोलेंगे, अरे क्या है पता नहीं, नए लोग हैं, नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, हमें विश्वास नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से नई चीज़ों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोगों को समझाना भी थोड़ा कठिन काम है। गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, माने उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए इनको समझाना। तो ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, जो जॉन डाल्टन थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे। कौन थे, ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी किसके बारे में, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के नेचर के बारे में। डाल्टन पिक्ड अप आइडिया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, उन्होंने आइडिया, जो कि आइडिया कहाँ शुरू में मैंने बताया था आपको, किसने, अपने यहाँ के इंडिया के जो महर्षि वगैरह थे उन्होंने जो दिया था डिविजिबिलिटी का आइडिया, उन्होंने कौन सा आइडिया लिया, डिविजिबिलिटी का जो आइडिया जो उन्होंने पिकअप किया, विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, उन्होंने जो है फिलोसफी दी। ही टुक नेम एटम टू वाज गिवन, ग्रीक सेड टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम, यानी कि हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में इंडिविजुअल जो पार्टिकल मिलेगा, उन्होंने उस चीज़ को क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। तो ये आपको जो है याद करना है, क्या नाम दिया था, एटम नाम दिया था। डिविजिबिलिटी का ग्रीक, एंड सेड टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर आर एटम, यानी कि एटम किसका नाम है, सबसे छोटा पार्टिकल होगा। क्या होगा, सबसे छोटा पार्टिकल। ही थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इनकी जो थ्योरी थी किसके ऊपर बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर की, ठीक है। मैटर में डाल्टन, ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डिविजिबिलिटी का आइडिया किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या बोला कि
जो मैटर है यानी कोई भी चीज़ हम लेंगे उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। फिर क्या है, जो सबसे लास्ट में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, एटम्स। ठीक है, एक है एटम और अनेक सारे रहेंगे, क्या रहेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ, मतलब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने किसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया उसने लॉ ऑफ, ये आ गया था, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोज। इन दोनों के लिए जो डाल्टन की जो थ्योरी थी उसने एक्सप्लेनेशन जो है दिया। ठीक है, जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ में जो है दिया हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से क्या क्या दिया हुआ है। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन पुअर वेवर फैमिली। देखिए जितने भी साइंटिस्ट हैं, मुझे नहीं लगता कोई 2-4 साइंटिस्टों को छोड़ के कोई अमीर फैमिली में जो है पला बढ़ा होगा या जन्म हुआ होगा उसका। ठीक है, सभी मैं देखता हूँ सब एक कहानी जो है स्टार्ट होती है पुअर फैमिली से। ठीक है, इन कौन सी ईयर में, 1766 यानी कि 1766 में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ही बिगन हिज कैरियर एज टीचर। उन्होंने अपना जो है कैरियर जो है टीचर के रूप में जो है शुरू किया एज ऑफ 12। कब से, 12 ईयर की एज से। कई सारी मजबूरियां होती हैं, हमको करना पड़ता है। 7 ईयर लेटर यानी 7 साल बाद, यानी कि जब वो कितने साल के हो गए होंगे, वो हो गए होंगे 7 और 2 19 साल के। बिकम ए स्कूल प्रिंसिपल, वो 19 साल में क्या बन गए, स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। आजकल तो बन ही सकते, टीचर नहीं बन पाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल कहाँ से बनेंगे। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स। उन्होंने जो है डाल्टन ने क्या किया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ लाइफ इज देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। उन्होंने अपनी जो है मोस्ट ऑफ द लाइफ किस में गुजारी, लाइफ टीचिंग में और रिसर्चिंग में। किसमें, टीचिंग में और रिसर्चिंग में। इन 1808 ही प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने 1808 में प्रेजेंट की क्या, एटॉमिक थ्योरी जो है प्रेजेंट की, विच वाज टर्निंग पॉइंट इन स्टडी ऑफ मैटर। जो कि एक टर्निंग पॉइंट बन गया किसका, स्टडी ऑफ द मैटर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्या क्या इसमें जो उन्होंने लॉ वो जो उन्होंने बताया था अपनी थ्योरी के बारे में, उसके बारे में बोलेंगे और पढ़ेंगे। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मतलब कि मिक्सचर हो, कंपाउंड हो, सभी क्या हैं, कंपोज्ड हैं किसके, स्मॉल पार्टिकल के, जिनको क्या बोला जाता है, एटम्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में भी स्टेटेड। उनके जो पोस्टुलेट थे, उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो उसको हम किस में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सभी जो कोई सभी मैटर हो वो किसका बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। उन पार्टिकल को क्या बोला गया, एटम बोला गया। क्या बोला गया, एटम बोला गया। क्या बोला गया है, एटम बोला गया है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसमें टेक पार्ट करता है, वो मतलब किसमें पार्टिसिपेट करता है, वो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें जो कौन भाग लेता है, उसमें एटम्स जो हैं भाग लेते हैं। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम कैसे हैं, इंडिविजुअल हैं। ये किसने बोला था, ये बोला था डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने जो रिसर्च की थी उसमें उन्होंने बताया एटम्स जो हैं इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, जो कि ना ही तो क्रिएटेड होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। जितने हैं उतने ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। जो एटम है एलिमेंट में आइडेंटिकल इन मास हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, जिनको कि पहचाना जा सकता है, उनके मास का पता लगाया जा सकता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम जान सकते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस होते हैं और उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस चीज़ को भी जो है आपको याद रखना है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं किसमें, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर।
मतलब कि यहाँ पे रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर जो का मतलब ये है, जैसे कोई एटम है एक, मान लीजिए यहाँ पे 10 एटम है, 4 5 ही है। अब ये कंबाइन होंगे ऐसा तो नहीं है, ये वाले एटम से अगर नहीं है ज़रूरत भाई आधा आ जा, तो आधा नहीं आएगा, ठीक है। क्या नहीं आएगा? आधा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? पूरा ही आएगा, ठीक है। उसके हिसाब से और जुड़ते जाएंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कि एटम जो है कंबाइन होते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में, ठीक है, और कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो रिलेटिव नंबर होते हैं, जो क्या होते हैं, रिलेटिव नंबर होते हैं, उनके काइंड मतलब तरह तरह के जो एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, जो कि एक्सप्लेनेशन है किसका, इनकी जो थ्योरी दी थी उन्होंने उसका, ठीक है। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट डिफाइनाइट प्रोपोर्शन कांस्टेंट लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ मास का जो 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 यहाँ से जो ये क्या मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो यहाँ पे जो लिखा था हमने लास्ट में पढ़ा था, ये देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ये थ्योरी जो है क्या करती है, दोनों का जो है क्या देती है, दोनों का मतलब कि एक्सप्लेनेशन देती है, किसका, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम करेंगे, दूसरे कोई पेन ले ले थोड़ा गाढ़ा कलर का, ठीक है, कोई बात नहीं। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम सोडियम लिया है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम का फार्मूला Na, कार्बोनेट का फार्मूला CO3 Na CO3, 2 माइनस लगता है तो यहाँ पे एक Na के पास 1 प्लस चार्ज, तो 2 Na के पास 2 चार्ज, 2 प्लस चार्ज, तो ये Na2CO3 रिएक्टेड विथ, ये कितना है 5.3 ग्राम, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH, ये कितना है 2.6 ग्राम, 6 ग्राम। टू प्रोडक्ट वर्क CO2 मिला हमको, कितना मिला 2.2 ग्राम मिला, और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम H2O मिला, ये कितना मिला 8.2 ग्राम मिला, सोडियम एसीटेट मिला, और ये इसमें क्या बोला है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वैलिड करना है, तो कैसे वैलिड करेंगे चलिए देखते हैं, चलिए वैलिड करते हैं आज इसको, अरे भाई साहब। तो ये यहाँ पे आप देखिए, इसमें जितना मास जो है इधर है वो उतना रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए, तो चलिए जोड़ देते हैं, 5.3 प्लस 6, ये कितना हो गया 11.3, यहाँ कितना हो रहा है
2.2 प्लस 0.9 प्लस और कितना है 8.2। तो देखिए 9, 10, 11 और 12, 13 की 3 हासिल आई 1 और 8 और 2 10 और 1 11। तो 11.3 इधर भी है, 11.3 इधर भी है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पे अच्छे से जो है वैलिड जो है हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है रिएक्शन जो है बिल्कुल सही है और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एकदम वैलिड है, वैलिड। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से वो करना था तो हमने जो है कर दिया है। उसके बाद में आते हैं ऊपर जो सवाल नंबर जो है दूसरा क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको पेन थोड़ा हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इज द रेशियो ऑफ 1:8। हाइड्रोजन है H2 है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा क्या है जगह थोड़ा कम है तो बच जाएगी। H2 है प्लस O2 कंबाइन रेशियो ऑफ 1:8 जो है कंबाइन हो रहे हैं 1:8 में बाई मास टू फॉर्म वाटर। वाटर बना रहे हैं तो 1:8 में होना ही पड़ेगा। वाट मास ऑफ ऑक्सीजन गेट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये 1 गुना लगता है तो ऑक्सीजन 8 गुना ज़्यादा लगता है, तो ये 3 गुना लगेगा, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा गुना लगेगा। अगर यहाँ 1 गुना लगता तो यहाँ भी, अगर जैसे मान लीजिए 1:1 होता तो एक काम करिए आप 1 गुणे ऊपर दोनों तरफ 1/8 लिख के दोनों तरफ 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 और 8 से 24, 3/24, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, आया समझ में, किस किस को नहीं आया। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कौन सा एटॉमिक थ्योरी का जो है डाल्टन की कौन सा पोस्टुलेट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दर्शाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अभी इनके पोस्टुलेट्स पर और वहाँ पे चल कर के देखते हैं। ये जो सेकंड जो है पोस्टुलेट है जो वो काम करता है किसका, यहाँ पर ये नहीं कर ले तो झूठ। गाइस अभी थोड़ी प्रॉब्लम के चलते मैं जो है क्लास जो है अभी यहीं पे क्विट कर रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आगे वाला जो लेक्चर है अभी भी जो भी कितना 28 मिनट का समथिंग हुआ है ये वाला लेक्चर, तो इसके आगे वाले लेक्चर में जो है मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेखौफ रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं अगले लेक्चर में। अभी ये वाला यहीं पे क्विट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।